हेलो दोस्तों, आज क्लास में करवाने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 का और अध्याय 3 करवाएंगे धातु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। इसमें ओटी से लेकर सारी चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, अभी तक कैसे पूछे गए हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट कर दें। देखो तो बर्स्टनेस पसंद है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं को प्रदर्शित धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता बच्चों। तो ये क्या किया जाता है, चमकहीनता, यानी ऑप्शन नंबर सी का है। इसमें क्या नहीं किया जाता है बच्चों, चमकहीनता। अगला का लिखा हुआ क्वेश्चन, पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो बच्चों ये क्या कहलाती है, तन्यता। ऑप्शन नंबर 2 तन्यता कहलाती है। नंबर 3 पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहता है बच्चों, आपको नीचे बता दूं, AgNO3 का विलयन कॉपर से धातु, कॉपर का धातु। ये ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन है अगला चौथे नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है फ्राइंग पैन के ऊपर। किसकी, जिंक की परत। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 तो हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, देखिए, कोई धातु ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल के में विलय है। इस तत्व क्या हो सकता है, यानी इस तत्व का नाम क्या है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो जल में विलय है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये हो सकता है क्या है, कैल्शियम। यानी कैल्शियम जल में घुल जाता है, बच्चों कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। खाद्य पदार्थ डिब्बे में जिंक के बजाय टिन का लेप होता है बच्चों, क्यों होता है, देखना क्वेश्चन नंबर सी। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। क्योंकि अगर जिंक अधिक क्रियाशील धातु है तो खाद्य पदार्थों को अभिक्रिया कर लेगी, इस वजह से किसका लेप लगाया जाता है, टिन का। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों आपको बता दें, ये देखो क्वेश्चन 2020 में आप पूछे गए हैं, 2022 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। इन बच्चों जो धातु है वो द्रव अवस्था में यानी गीली पाई जाती है। तो गीली कौन सी पाई जाती है बच्चों, द्रव अवस्था में धातु, यानी मरकरी और पारा होता है। पारा बच्चों गीली होती है, बिल्कुल गीली, यानी कीचड़ की तरह होती है, ठीक है। अब नंबर 8 आती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है। तो बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होती है, जो सबको पता है क्या होती है, सोडियम। क्या होती है, सोडियम। इसको बोलते हैं Na। सोडियम को क्या बोलते हैं बच्चों, Na बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, Na है, Na को क्या बोलते हैं हम, सोडियम बोलते हैं। और देख सकते हो बच्चों यहाँ पे सभी के आंसर भी दिए हुए हैं, सभी के आंसर जितने मैंने अभी बताया सभी के आंसर दिए हुए बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैच कर सकते हो, कोई समस्या हो तो। चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो कैसे करते हैं, जल्दी देखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, धातुओं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है बच्चों, ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है। इसमें रह जाएगा सुचालक, पहले का क्या रहेगा, सुचालक। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आंसर लिखे हुए हैं, नीचे देखिए आंसर दे दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आघातवर्णीयता एवं तन्यता डॉट का प्रमुख गुण है, यानी धातुओं का प्रमुख गुण है बच्चों। इसी प्रकार आता है भंगुरता प्राय देखो आघातवर्ध एवं तन्यता क्या होती है बच्चों, यानी आघातवर्ध यानी जो अपने लिए जो अपनों से आघात हो जाए, आघात मतलब अपने कहीं उसकी लग जाए, कोई घाव हो जाए, उसको आघातवर्ध बोलते हैं। तन्यता मतलब होता है बच्चों, तन्यता मतलब होता है क्या, मतलब जो तन सके, यानी जिसको खींचे तो खींची जा सके, वो तन्यता बोलते हैं। जैसे कि तारों को खींच देते हैं अपन, उसको तन्यता बोलते हैं। इससे पहले क्वेश्चन लिखा है, धातुएं प्राय ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक माने मतलब होता है बच्चों, सुचालक मतलब होता है जिनमें करंट आ जा सके बच्चों। अगर करंट आएगा समझ लेना, करंट आएगा तो समझ लेना उसके
करंट आएगा। तो प्राय ऊष्मा की, यानी देखो एक लोहे की छड़ हो, इतनी मान लो इतना बड़ा छड़ है, अगर इस कोने पर गर्म करेंगे तो बच्चों इस कोने पर भी गर्म हो जाती है, तो उसको सुचालकता बोलते हैं। यानी अगर इधर करंट देंगे तो इधर भी करंट आ जाएगा, ठीक है, सुचालक होती है, करंट बह सके। नंबर 3 आता है भंगुरता प्राय अधातुओं का भौतिक गुण है। अधातुओं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भरा जाएगा, अधातु में भरी जाएंगे बच्चों, अधातु में। तो अधातु में क्या होती है, देखो भंगुरता क्या होता है बच्चों, भंगुरता आपको बता दें। तो जो भंगुरता होता है, जैसे कोई बिंदु है जिसको तोड़ते हैं तो दो भागों में ना टूटे, कई ज़्यादा भागों में टूट जाए। जैसे समझ लो नमक है, तो नमक क्या होता है, भंगुर होता है बच्चों। नमक होता है जो भंगुर होता है, इसको अपन तोड़ते हैं कभी दो भागों में नहीं टूटता है, उसके एक से दो से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, उसको भंगुरता बोलते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अधातु में प्राय विद्युत की, अधातु में देखो जो अगर धातुएं होती हैं तो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। और जो अधातु में विद्युत क्या होती है बच्चों, कुचालक या अचालक भी बोल सकते हैं, अचालक या कुचालक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुचालक भी लिख सकते हैं बच्चों, कुचालक याद रखना, ठीक है, कुचालक भी होती हैं, इसको कुचालक भी कह सकते हैं। नंबर लास्ट में आता है का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो जो थर्मामीटर में क्या लग जाता है, पारा लगा रहता है। जो थर्मामीटर होते हैं, जैसे अपन मतलब बुखार वगैरह नापते हैं, जो थर्मामीटर होता है या बोरोमीटर होता है, उसमें बच्चों क्या लगा रहता है, पारा लगा रहता है, मरकरी लगी रहती है। आप लोग बताना, यहाँ पे पारा होता है, पारा या फिर मरकरी भी बोले, वो थर्मामीटर या बैरोमीटर में लगी रहती है। जैसे बुखार नापते हैं, डॉक्टर लगा दिया कितने डिग्री सेल्सियस है, उसमें पारा बताता है बच्चों, ठीक है। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात देखो सत्य होते हैं, तो सत्य वैसे तो आते नहीं है, लेकिन सत्य में से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, खालिस्तानी बन जाता है। जैसे मान लो सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, इसमें आ जाए सोडियम डॉट 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 कैसी धातु है, तो अपन क्या ऑप्शन दे देंगे, अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है। तो जो सत्य वाले वही पढ़ लीजिए बस। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, धातुओं के ऑक्साइड प्राय डॉट 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 प्रकृति के होते हैं, तो अपन को क्या भरना पड़ेगा उसमें, खाली स्थान में क्षारीय प्रकृति के बच्चों, ठीक है। इस बार लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो देखो धातुओं के क्षारीय प्रकृति के होंगे, बच्चों, तो अधातुओं के कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। इस चीज़ को याद रखना, ये अम्लीय प्रकृति के होंगे, ये इस चीज़ को याद रखना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातुओं ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, जो मैंने अभी बताया था। सोडियम का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एन और ए, सोडियम का सूत्र Na होता है। चलिए तो आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो जो सही जोड़ी बनाइए, ये सही जोड़ी बनाने के लिए दे दिया गया है, सही जोड़ी बनाना है अपन को। तो देखो एक मिनट, आपको नीचे भी इसकी सही जोड़ी बनाने की वो बताई गई है कैसे बनाना है, लेकिन आपको समझाते चल रहा है हम। देखो मिश्रातु लिखिए, मिश्रातु, जो मिश्रातु लिखा है इसका ऑप्शन नंबर सी में चमकना है। तो ये मिश्रातु मतलब क्या है, मिश्र धातु होती है बच्चों, मिश्र धातु होती है, 2022 में आया था। मिश्र धातु की होती है बच्चों, कांसा होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। मिश्र धातु क्या होता है, कांसा होता है बच्चों, ठीक है। अब नंबर 2 आता है आयोडीन अधातु तत्व है। आयोडीन एक अधातु तत्व है, दूसरे का डी है, यानी चमकीला। आयोडीन एक चमकीला अधातु तत्व है, यहाँ पे देख सकते हो, आयोडीन अधातु तत्व चमकीला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सोडियम। सोडियम क्या है, अति क्रियाशील धातु। मैंने अभी बताया था, अधिक क्रियाशील धातु ये बोले या फिर अति क्रियाशील धातु बोले, दोनों ही बात बराबर है, मैंने अभी बताया था। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत की, यहाँ पे देख सकते हो, विद्युत की सुचालक अधातु। तो विद्युत की सुचालक अधातु क्या होती है, ग्रेफाइड। 5वें का क्या होगा, बी होगा, ग्रेफाइड होगा बच्चों, ग्रेफाइड आपको बता दें, 5वें का बी ग्रेफाइड। तो ग्रेफाइड क्या होता है बच्चों, आपको बताएं। ग्रेफाइड जो होती है वो होती है, जो लकड़ी की पेंसिल देखी होगी, उसमें जो काली जो लकड़ी की पेंसिल अपन लिखते हैं, जो काली नोक आती है, काली नोक आती है लकड़ी पेंसिल में, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेफाइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइड बोलते हैं। जो काली नोक आती है उसी को अपन ग्रेफाइड बोलते हैं। तो उसमें जो करंट आता है, ये ग्रेफाइड की छड़ होती है ना, जो सेल होता है उसमें भी पड़ी रहती है आगे, इस चीज़ को याद रखना। लकड़ी की पेंसिल होती है उसमें करंट नहीं आता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो काली जैसे अपन लिखते हैं ना, जिससे लिखा जाता है, वो ग्रेफाइड की छड़ होती है बच्चों, उसमें करंट आता है, इस चीज़ को याद रखना। नंबर 6 जाता है हीरा। हीरा क्या होता है बच्चों, हीरा कार्बन का पररूप होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो,
ये क्या रह गया, 1 मिनट। हीरा जो होता है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी रहेगा। द्रव धातु, तो जो द्रव धातु है जो क्या होती है द्रव धातु, तो जो द्रव धातु है जो होती है ब्रोमीन, आपको बताएं द्रव धातु ब्रोमीन है बच्चों, और हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है। ये चीज़ क्लियर है। यानी जो देखो आपको एक भाषा में समझाएं, एक भाषा में समझाए तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो। मिश्र धातु क्या है बच्चों, कांसा है। आयोडीन धातु चमकीला तत्व है, ठीक है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। द्रव धातु ब्रोमीन है। विद्युत की सुचालक धातु ग्रेफाइट होती है। और हीरा एक चमकीला कार्बन का प्ररूप होता है। हीरा किसका प्ररूप है, कार्बन का प्ररूप है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा कार्बन का प्ररूप है। अब बच्चे आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखो 7 चलो कितने क्वेश्चन नंबर 10 11 है। चलो यहाँ पे हम यहीं से बता देते हैं। चलिए लिखिए, जो यहाँ पे देखिए, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों सोनेरस या ध्वनिक बोलते हैं। ध्वनिक या सोनेरस बोले, सोनोरस। यहाँ पे देखना 1 मिनट, यहाँ पे बोलते हैं सोनो, जैसा मैं लिख दे रहा है सोनोरस, ठीक है बच्चों, सोनोरस बोलते हैं उसको, या ध्वनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है धातुओं की सतह चमकदार होती है, वह गुण क्या कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में धात्विक चमक कहलाता है। आपको नीचे आंसर बता ही दे रहा है, आंसर कहाँ है इसके आंसर, चलिए देखिए बच्चों, नीचे इसके आंसर भी आपको अब नजर आ रहा होंगे। नीचे आंसर सबसे लास्ट में, नीचे सबसे नीचे देखो, धातुओं की सतह चमकदार होती है वह गुण क्या कहलाता है, तो धात्विक चमक कहलाता है। नंबर 3 आता है पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है, जो पारे की मिश्र धातु होती है, मिश्रातु मतलब मिश्र धातु बोलते हैं, जिसमें पारा मिला के बनाया जाता है, तो उसको अमल गम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अमल गम। यहाँ पे देख सकते हो, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। और अमलगम, और फिर लिखा है नंबर 4 पे, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं, गैंग। जो अयस्क होता है, यानी अयस्क वाले कोई धातु निकाल रहे हैं, कहीं धातु को शोधन चल रहा है, जिसमें जो मिट्टी और रेत निकलता है, इसको अपन गैंग बोलते हैं बच्चों, कहीं भी, ठीक है। जब नंबर 5 आता है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूप में पाया जाता है तो वह गुण को क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं अपर रूपता। क्या बोलते हैं, अपर रूपता बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। 2 धातु हैं, दो धातु हैं, तो बच्चों देखो प्रकृति में मतलब स्वतंत्र रूप में मुक्त या स्वतंत्र रूप से मिलती है। तो नंबर 1 बताया था बच्चों सोना, और नंबर 2 होता है चांदी। सोना और चांदी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है चांदी, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी होता है जो मुक्त रूप में मिलती है, यानी सोने और चांदी को किसी दूसरी धातु से मिलाकर नहीं बनाया गया है, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, इसमें कोई अशुद्धियाँ भी नहीं मिलती हैं, यानी स्वतंत्र है बच्चों, ठीक है। नंबर 7 बात है क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो अपचयन प्रक्रिया किसको बोलते हैं, अभी देख सकते आंसर लिखा हुआ है अपचयन। तो बच्चों अपचयन किसको बोलते हैं, यानी गर्म करके, ठीक है, गर्म किया जाता है उसको अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं, इस चीज़ को गर्म करना, ठीक है। नंबर 8 आता है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, तो बच्चों गोल्ड, यानी सोना। जो सोना होता है आसानी से संचारित नहीं होता है, यानी जो सोना जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, ये समझ लो, आसानी ख़राब नहीं होता है। जैसे लोहे में जंग लग जाती है, जैसे सोने में जंग नहीं लगती बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। नंबर 9 आता है, ऊष्मा की 2 स्वचालक धातुओं को उदाहरण। तो ऊष्मा की 2 स्वचालक धातु बच्चे होती हैं, नंबर 1 होता है चांदी, और नंबर 2 होता है कॉपर। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नंबर 2 होता है कॉपर। तो बच्चों नंबर 2 होता है कॉपर, जो पहली सबसे देखो ऊष्मा की 2 स्वचालक धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर ऊष्मा की 2 स्वचालक धातुएं हैं बच्चों, उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 चांदी है, नंबर 2 क्या है, कॉपर। लेकिन नंबर बता रहे हैं ऊष्मा की होती हुई विद्युत की भी है बच्चों। अगर विद्युत का पूछा जाए तब भी आपको ये लिख देना है, विद्युत का पूछा जाए, ठीक है। विद्युत की भी चांदी होती है बच्चों, और नंबर 1 पे चांदी चल रही है विद्युत में भी, और नंबर 2 पे कॉपर है। ये एल्यूमिनियम के तार बेचे हुए अपने देखते हैं, ये नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है बच्चों।
नंबर 10 है ऊष्मा की दो कुचालक धातुओं के नाम। तो ऊष्मा की दो कुचालक धातुएं, बच्चों धातुएं तो हैं लेकिन ऊष्मा क्या होती है, कुचालक होती हैं, उसमें करंट नहीं बह सकता, यानी ऊष्मा नहीं जा सकती। तो होता है लेड, होता है मरकरी। मरकरी मैंने अभी बताया था, मरकरी क्या बोलते हैं दूसरे नंबर में, पारा बोलते हैं दूसरे, ठीक है। लेड मतलब पीबी इसको बोलते हैं, शीशा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला होता है दो या दो से अधिक धातुओं में समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रातु यानी मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक बताया था, यानी दो चीज़ अधिक मिल जाए तो उसको मिश्रित बोल देते हैं। समझ लिया, अगर दूध में पानी डाल दिया तो मिश्रण बन गया, वो मिश्रित बन गए, ठीक है। ऐसे दो धातुएं मिला के एक जो धातु बनाई जाती है उसको मिश्रातु या मिश्र धातु बोलते हैं बच्चों, इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब बच्चों आता है क्वेश्चन, आता है लघुति प्रश्न का। चलिए देखिए ध्वनिक किन्हें कहते हैं, ध्वनिक या सोनरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ध्वनिक या सोनरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ऊपर भी था, है ना। हाँ, ध्वनिक या सोनरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों देखो ये क्या है था, देखो आंसर लिखा हुआ है साफ साफ, वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि करती हैं, उन्हें धातुओं के ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। यानी कोई धातु धरती पे पटकने पे या पत्थर पटकने पे जो आवाज़ उत्पन्न करती है, जैसे कटोरी है, थाली है, ये धातु है, इसको अगर पत्थर पटेंगे तो आवाज़ उत्पन्न करती है, इसको क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। सिंपल सा ये लिखा है, जो वे धातुएं जो किसी कठोर सतह के टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें हम ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। जैसे मंदिरों में घंटा, स्कूल की घंटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन आता है जिसके बाद देखो भर्जन से आप क्या समझते हो। तो जो भर्जन क्या है, ध्यान इस चीज़ को याद रखना, भर्जन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर संबंधित धातु की ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है, उसे भर्जन कहते हैं। यानी जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे कहीं चीज़ खोद के लाई जाती है उसको सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। उसको क्या है, खुली हवा में गर्म करते हैं तो अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ उड़ जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को गर्म करने की प्रक्रिया उसमें जो भर्जन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड परिवर्तन हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। इसी प्रकार से होती है उसको निष्पादन क्रिया, निष्पादन भी गर्म देखो इसमें क्या है, सल्फाइड अयस्क होते हैं बस, और निष्पादन क्रिया में क्या है, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इतना याद रखना बस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सुने, निष्पादन में कार्बोनेट अयस्क लिए जाते हैं और भर्जन में सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं। पूरा क्वेश्चन वही है, वायु की सीमित मात्रा में उस ताप पर गर्म करने की संबंधित धातु में ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, उस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। स्वयं चीज़ें स्वयं जाता है, केवल भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड के अयस्क लिए जाते हैं, तो सल्फाइड के अयस्क लिए जाते हैं, और निष्पादन में कार्बोनेट के अयस्क लिए जाते हैं, वही गर्म किया जाता है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन याद कर लो और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एनोडा पिंक किसे कहते हैं। तो देखो एनोडा पिंक क्या होता है, ध्यान रखो, जब धातुओं को विद्युत अपघटनीय परिष्करण यानी शोधन किया जाता है, शोधन मतलब साफ किया जाता है, ठीक है, तो अशुद्ध एनोडा विद्युत अपघटन में घुल जाता है तथा उसमें उपस्थित विलेय अशुद्ध एनोडा तली में एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोडा पंक कहते हैं। समझ लेना, जैसे कोई धातु अपन शुद्ध करते हैं तो जो अशुद्धि है एनोडा विद्युत अपघटन में घुल जाता है, जैसे घोल के करते हैं, तो कुछ का है तो जो अशुद्ध, जैसे मान लिया गेहूँ में मिट्टी मिली हुई है तो अपन उसमें पानी में घोलते हैं तो क्या मिट्टी होती है वो पानी में घुल जाती है, ठीक है, घुल जाती है। उसमें उपस्थित अविलेय अशुद्धियाँ जो पानी में नहीं घुलती है एनोडा की तली में एकत्रित होती है। जो समझ लो जो मिट्टी पानी में नहीं घुलती है, यानी मिट्टी ज़्यादा है, तो क्या होती है, थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए तो सारी मिट्टी क्या है, तली में एकत्रित हो जाती है। समझ लिया, अगर अनाज में मिट्टी मिली हुई है उसमें पानी डाल दिया जाए और थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए तो जो मिट्टी पानी में घुल गई तो घुली गई कुछ, वो जो नहीं घुली है वो आपको नीचे तली में एकत्रित हो जाती है, उसको इसी को क्या कहते हैं, एनोडा पंक कहते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल हमने अनाज बता दिया, ये धातुओं के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 5 पे, सक्रियता श्रेणी के से क्या समझते हो। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी देखो जैसे समझ लेना धातुओं को, जैसे कोई धातु है समझ ले जल्दी काम करती है, जैसे सोडियम में नंबर 1 पे रख दिया, जैसा अभी बताया था मैंने चांदी है, जैसे चांदी विद्युत की सबसे अच्छी कुचालक है तो चांदी नंबर 1 पे हो गई, कॉपर नंबर 2 पे हो गया, ठीक है। जो अवरोही क्रम में समझ लेना, अगर अवरोही क्रम बोला है तो उल्टा कर देंगे, जैसे सबसे मतलब बेकार क्वालिटी फर्स्ट नंबर पर रख दी। जैसे मतलब अगर 1 2 3 की बात करें, जैसे मतलब जैसे मतलब बात करें चांदी की बात करें, नंबर 1 पे चांदी रहती है, ठीक है,
और नंबर 2 पे कॉपर रहता है, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम रहता है। तो इसमें क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, नंबर 3 पे पहले ले लो एल्यूमिनियम नंबर 3 का, फिर ले लो नंबर 2 पे कॉपर, नंबर 1 पे लो चांदी। ये होता है अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में लिखते हैं, इसको अवरोही क्रम बोलते हैं बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के 2 अपर रूपता के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, अपर रूपता इसमें देखिए, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है जिसके भौतिक गुण भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उनको उस तत्व के अपरूपता या उनके गुणों का अपरूपता कहते हैं। जैसे समझ लो, जैसे कोई तत्व मिलता है बच्चों, तो देखो समझो, उनके भौतिक गुण तो अलग होते हैं, भौतिक गुण यानी दिखाई तो मतलब अलग अलग कंडीशन में देती है, लेकिन समझ लो लेकिन क्या होता है, दिखाई अलग अलग देते हैं लेकिन गुण एक समान होते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है। तो देखो, ग्रेफाइट हीरा होता है, ये क्या होता है, कार्बन का प्ररूप होता है। किसके होते हैं, कार्बन के। देखो ग्रेफाइट है और हीरा भी है। देखो हीरा विद्युत का समझना कुछ अलग होता है, हीरे में करंट नहीं आता और ग्रेफाइट में करंट आता है। तो ये भौतिक गुण समझे, लेकिन भौतिक गुण तो दोनों ही समान है यानी कार्बन के, लेकिन जो रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण क्या होता है, समान हो गए, भौतिक गुण क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अच्छा ठीक है, तो वो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, ग्रेफाइट काली होती है। तो इस टाइप से होता है। नंबर 7 क्वेश्चन आता है अगला, यशत लेपन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखो, लोहे एवं इस्पात में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यशत लेपन या ग्लेवनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन है, यशत लेपन किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है, या ग्लेवनीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। इस चीज़ को याद रखना, यशत लेपन किसे कहते हैं या ग्लेवनीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, लोहे एवं स्टील यानी इस्पात बोलते हैं, लोहे एवं स्टील की धातुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसको हम यशत लेपन या ग्लेवनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे मोटरसाइकिल में एक सेफ्टी मतलब डिवाइडर लगा हुआ था इंजन के आगे, तो वो स्टील का चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उस पर क्या है, वो लोहे का होता है, एक्चुअली उस पर क्या परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, अमलगम क्या होता है। बच्चों अभी मैंने बताया अमलगम क्या होता है। जब किसी धातु पर जस्ते आदि पर, जब किसी धातु जैसे जस्ता पर पारे का लेप कर दिया जाता है, वह धातु क्या कहती है, अमलगम कह दी जाती है। यानी वो पारा उस धातु में मिल जाता है, तो पारे मिल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ये मैंने अभी जो खालिस्तान थे या फिर शायद एक बार में बताए थे, मैंने ऊपर भी बताया था। ठीक है, अब बोलते थर्मेट अपक्रिया किन्हें कहते हैं बच्चों। तो इसको देखो, बे अपक्रिया, बे धातु, देखो यहाँ पे देख सकते हो, बे धातु विस्थापन अपक्रिया जिनमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, थर्मेट अपक्रिया कहलाती है। थर्मेट अपक्रिया क्या हो, जिसमें धातु विस्थापित होकर और गलित अवस्था में प्राप्त होती है। गलित अवस्था में धातु तो अलग हो गई लेकिन गल गई, तो उसको क्या कहते हैं, थर्मेट अपक्रिया कहते हैं। मिश्रातु अब क्या कहते हैं, मिश्रातु से देखो, 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु या समांगी मिश्रण से बना, देखो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना या धातु से बना मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाता है। अलग क्वेश्चन आता है, आघात वर्ध एवं तन्य, मैंने इसको भी बताया था बच्चों को। आघात एवं तन्य बताइए। तो आघात क्या है, जो धातु, यहाँ पे देखिए आघात क्या होता है, जो धातुओं पीटने पर चादर की तरह फैल जाती है, आघात कह जाती है। आघात माने यानी चादर बन जाएंगी, तो बच्चों यानी तो उससे अपन को चोट भी लग सकती है, तो वो होती है आघात। और तन्य क्या होती है, जे धातु जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वो तन्य कहलाती है। यानी जो धातु खींचने पर तन्य जाए तो वो तन्य हो गई, और आघात मतलब जिसकी मतलब ब्लेड बन जाए, समझ लेना ब्लेड टाइप की बन जाए, वो क्या हो गई, चादर बन जाए ब्लेड, समझ लेना, तो वो आघात वर्ध हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखो सोडियम, देखो यहाँ पे देखो, सोडियम वायुमंडल की नमी के प्रति अतिक्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए। तो वो क्या होता है, सोडियम होता है, जो पानी होता है, पानी के संपर्क में आने में जलने लगती है। तो क्या होता है, देखो वायुमंडल पर से नमी मतलब जानते हो, अगर पानी के छोटे छोटे कण, तो सोडियम को खुला रख दिया जाएगा, तो क्या हुआ, पानी के छोटे छोटे कण सोडियम पे लग जाएंगे, तो सोडियम क्या है, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अतिक्रियाशील है, इसके लिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर अंदर। क्योंकि अगर केरोसिन में डुबो कर रख देंगे तो पानी के जो कण आएंगे वो सब केरोसिन के ऊपर ही रह जाएंगे, ऊपर की सतह पर, केरोसिन में घुलते नहीं है पानी के कण। ठीक है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल बोलते हैं। केरोसिन मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। इस चीज़ को याद रखना बच्चों, मिट्टी का तेल बोलते हैं गाँव की भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें 13 आता है, 2019 में पूछा गया था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिक उच्च गलनांक क्यों होते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे नीचे।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा आंसर है, चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है, इसलिए उनके आयनिक यौगिक गलनांक होते हैं बच्चों। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, लोहे से जंग के बचाने के लिए दो तरीके बच्चों। तो लोहे से जंग के बचाने के लिए मैंने बताया दो तरीके क्या है, या सही लेमन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाए या लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाए, क्रोमियम लेपन। ठीक है, जंग से बचाने के लिए दो तरीके, या फिर अपन ये कहते हैं लोहे पर पेंट कर दिया जाए, पेंट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, या फिर मतलब ग्रीस, तेल या ग्रीस की लेप कर दिया जाए, तब भी उसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं बच्चों। धातु हमें बताया था धातु कैसे बनाती हैं, सॉरी अधातुएं, सॉरी हाँ बता दें, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं बच्चों। और जो धातुएं होती हैं वो उसको क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, क्षारीय ऑक्साइड में बताया था अभी, वो मैंने सत्य बताया था, उसमें बताया था ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होंगी बच्चों वो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। कैसा बनाएंगी, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों कमरे के ताप पर द्रव क्या होती है, पारा, यानी पारा होता है मरकरी। कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है कमरे के ताप पर, यानी पारा। मैंने देखा ज़्यादातर गलत अवस्था में मिलता है। ठीक है, नंबर 2 आता है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो चाकू से आसानी से सोडियम धातु काटी जा सकती है बच्चों, सोडियम चाकू से काटी जा सकती है। नंबर 3, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है, यानी सिल्वर और कॉपर होता है। जो सिल्वर यानी अपन सिल्वर को बोलते हैं क्या, चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांदी। सिल्वर का दूसरा नाम क्या है, चांदी। मैंने बताया था अभी, चांदी है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कॉपर और नंबर 3 पे आता है एल्यूमिनियम बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 तक ऊष्मा की कुचालक क्या होती है। ऊष्मा की कुचालक धातु क्या होती है, लेड और मरकरी होती है बच्चों, लेड एवं मरकरी। ठीक है, लेड एवं मरकरी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है एवं विद्युत की भी कुचालक रहेगी बच्चों। ठीक, 2020 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न अपकियों के लिए समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन, तो देखो आयरन हो गया, H2 ये भाप हो गई। ठीक है, ये अपक्रिया हो रही है बच्चों, देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है इससे, इससे भी हाइड्रोजन निकल रहा है, इससे भी हाइड्रोजन निकल रहा है गैस में। ठीक है, ये अपक्रिया दी हैं। ठीक है, लेकिन इसके नीचे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, मैं ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने याद नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नीचे वाले क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं अपन। खनिज क्या है, तो देखो खनिज क्या है, खनिज पृथ्वी से प्राकृतिक, पृथ्वी में से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी में जो अपन मिट्टी होते उसमें जो धातुएं तो निकलती हैं लोहा की, या उनके अयस्क निकल रहे हैं, कण निकल रहे हैं छोटे छोटे, जिनको मिलाकर अपन लोहा कुछ धातु बना सकते हैं, तो वो तो खनिज कहलाते हैं। जो अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से मिश्रण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। समझे, छोटे छोटे कण मिल रहा है मेरे भाई, अभी बात चल रही थी अयस्क की, तो जल्दी जो चीज़ थोड़ी थोड़ी बड़ी मिल रही है जिनसे धातुएं आसानी से बनाई जा सकती हैं, ज़्यादा घुली हुई नहीं मिल रही, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अयस्क कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है गैंग, तो बच्चों गैंग क्या है, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ, जो अयस्क मिलते हैं उसमें जो व्यर्थ पदार्थ उपस्थित होते हैं, समझ लें, उसमें कुछ अशुद्धि होती हैं, जैसे रेत होता है, मिट्टी होती है, वो क्या कहलाता है, रेत मिट्टी क्या कहलाता है, जो गैंग कहलाता है। ठीक है, ध्वनिक तो बता ही चुके, ध्वनिक क्या है, मैंने तो अतला उत्ती प्रश्न एक देखें, तो ये क्वेश्चन तो अपन कर ही चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं विभेद कीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, देखिए ये अपचायक होती हैं, तो ये उपचायक होती हैं बच्चों, इनके ऑक्साइड क्षारीय होती हैं, धातुओं के, तो अधातुओं कैसे होंगे, अम्लीय ऑक्साइड होंगे, बताया था। ये विद्युत धनात्मक तत्व, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कोई 2 अंतर याद कर लीजिए, देखो हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, 2 ही पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी अंतर पूछे गए सब 2 ही अंतर पूछे गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन लिख के पढ़ लीजिए, हमेशा अंतर कितने पूछे गए, जो 2 अंतर पूछे गए क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इनमें से 4 में से कोई 2 अंतर आप याद कर लीजिए, ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं, ये इनके ऑक्साइड क्षारीय होती है, इनके ऑक्साइड अम्लीय होती है, बस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, देखो
इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, याद मत करना। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जो प्लेटिनम होता है बच्चों, इसको अपन गिलट बोलते हैं, अपनी भाषा में, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, गिलट बोलते हैं, गिलट। ठीक है, जैसे ये बाज़ार में जाते हैं, अपनी माता बहनें जाती हैं, मतलब जो आभूषण लेके आती हैं, पायल वगैरह ले आती, पायल बिछिया लेके आती हैं, जो बोलते गिलट का सामान है, नोकल चांदी बोलते हैं अपन उसको अपन प्लेटिनम बोलते हैं। तो दो प्लेटिनम और सोने चांदी का मतलब आभूषण, मतलब जो आभूषण मतलब क्या होता है, जो और अपनी माता बहनें पहनती हैं उनको आभूषण बोलते हैं। नहीं क्यों किया जाता है, तो बच्चों इसलिए किया जाता है, देखो प्लेटिनम सोना चांदी अत्यंत क्षीण क्रियाशील धातु है। अत्यंत क्षीण मतलब क्या समझते हो, क्षीण मतलब ये इनमें आता है कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें आसानी से कोई क्रिया नहीं होती है, यानी ये ज़्यादातर किसी यौगिक से क्रियाएं नहीं करती हैं। ठीक है, अतः इनका संचारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखो अगर ये क्रिया नहीं करेंगे किसी का तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी, जब ख़राब नहीं होंगी तो उनका उपयोग क्या होता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखो पसीना आ जाता है, जैसे पसीना वगैरह इससे, पानी से, तो ये क्या क्रिया नहीं करती हैं, तो जैसी हैं वैसे ही रहती हैं, इसलिए इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए। अगला आता है क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो देखो वही क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम लिथियम अधिक वायुमंडल में आर्द्रता या नमी से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इसलिए नमी के संपर्क में ना आए। जब मैंने अभी क्वेश्चन बताया था सोडियम वाला, वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा नाम बढ़ा दिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम अत्यंत अपक्रियशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। देखो थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, बताया था एल्यूमिनियम क्या होता है, तो जो बिजली के तार खींचे जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसका गलनांक उच्च होता है, देखो गलनांक उच्च मतलब या इतनी जल्दी गलता नहीं है, समझ लो गलता नहीं है। अगर सोना है, सोने को थोड़ा सा आग दिखा दिया जाए वो तुरंत ही मतलब घुल जाता है, पानी बन जाता है सोना। ठीक है, लेकिन ये क्या एल्यूमिनियम नहीं बनता है। ठीक है, यह खोलते जल से भी अपक्रिया नहीं करती है तथा हल्के अम्लों से भी नहीं। इनकी क्रियाशीलता क्षारों की प्रति अधिक होती है। क्षारों की प्रति यानी क्षार, जैसे क्षार होते हैं में खट्टे कड़वे अम्ल, क्षार तो पढ़े ही होंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, तो अधिक होती है। तो इसलिए क्या होता है, इनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। थोड़ा इधर भी लिखा होगा, खाना में प्रयुक्त नहीं होते हैं, क्षार खाना में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अत्यंत अपक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। बर्तन है ना, खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा होगा बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है बच्चों। ये लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी पे। ठीक, और इसका आंसर लिखा हुआ है, कार्बोनेट सल्फाइड अयस्कों में निष्कर्षण के प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन करके धातु आसानी से निष्कर्षित की जा सकती है। यानी निष्कर्षित मतलब क्या है, धातु आसानी से बनाई जा सकती है, धातु निकाली जा सकती है किसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, यही वाला लास्ट क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों। देखो 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिख लीजिए बच्चों, या फिर देखो 5 भौतिक गुणधर्म पूछा है, 1 नंबर 5 याद नहीं करना है, कोई 2 याद कर लीजिए, कोई 2, क्योंकि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई 2 गुणधर्म याद कर लीजिए। कोई देखो धातुएं उसमें विद्युत की सुचालक होती हैं, या फिर धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, या धातुएं सोने से या ध्वनिक होती हैं। इनमें से कोई 2 याद रखना बच्चों। अब इससे पेपर बाहर नहीं जाने वाला है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। जय हिंद।